हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। आज का जो सेशन है वो बेसिकली आपने इतनी देर मतलब यूट्यूब पे कंपटीशन वाला चैनल पे आप लोग देख ही रहे होंगे। इस चैनल पे, इसी चैनल पे आप देख रहे होंगे कि सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग इस तरह के वीडियोस लेकर आ रहे हैं कि जो पढ़ाया वही आया। तो ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी हम बताते हैं कि मतलब मैं बताता हूँ कि जो कुछ मैंने पढ़ाया है वही आया है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, है ना। मतलब ये वीडियो हो सकता हो मेरा ही मिले आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। पीडब्ल्यू के हर टीचर ने, इनऑर्गेनिक के हर टीचर ने जो कुछ भी क्लासरूम में पढ़ाया, पेपर उसी में से आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर यहाँ पर बोल रहा है कि जो पढ़ाया वही आया, वो बेसिकली पूरे पीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने जो पढ़ाया वही आया। आप इसका गलत मतलब बिल्कुल भी ना समझे। पूरे पीडब्ल्यू की टीम पर भरोसा रखें, है ना। सारे टीचर्स पीडब्ल्यू के ऑसम हैं। जो सभी लोग पढ़ाते हैं उनको पता है कि नीट की, और जो नीट पढ़ाते हैं उनको नीट का, जो जेई पढ़ाते हैं उनको जेई का, और उनको एक्सपीरियंस है उन चीज़ों का कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए वो सभी जो पढ़ाएंगे उस पर पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें। डेफिनेटली एग्जाम में वहीं से आता है ना। यही फ़र्क होता है, यही जो है आप लोगों को चाहिए होता है गाइडेंस, वरना नोट्स और किताबें तो बेटा मिल ही जाती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल का आंसर हम लोगों ने पेपर डिस्कशन में बता ही दिया था कैसे था। यहाँ यहाँ जो मैं आज प्रेजेंट हुआ हूँ बस सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि भाई देखो, हमने जो पढ़ाया है वही आया है। ठीक है, तो इसमें हमने कहाँ पे क्या चीज़ पढ़ी थी, तो मैं आपको जस्ट याद दिलाता हूँ कि ये रही स्लाइड्स। ये स्लाइड्स हो सकता हो आपको सिर्फ यकीन बैचेस की मिले, यकीन वाले बैच की मिले, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ यकीन में ही ऐसा कुछ है। नहीं, मैंने जहाँ पर भी पढ़ाया है, मैंने विद्यापीठ में भी पढ़ाया है, या मैंने किसी भी बैच में पढ़ाया है ना, किसी भी बैच में पढ़ाया है, नीट के किसी भी बैच में। इनफैक्ट वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो मेन बैच हो, चाहे वो विद्यापीठ हो, कुछ भी हो, सब जगह कंटेंट उतना ही डिलीवर हुआ है। हाँ, कोई कम टाइम वाला है, क्रैश कोर्स है, तो हो सकता हो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होगी। बाकी कंटेंट में जो कंटेंट है उसको डाइल्यूट नहीं किया बेटा। तो चलिए देखिए, ये लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट वाला पार्ट हम पढ़ते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग के मेरे ख्याल से हम दूसरे या तीसरे लेक्चर में ये चीज़ें हम देखते हैं। वहाँ पर लिमिटेशन में एक वर्ड आता है हाइपरवेलेंट और एक आता है हाइपोवेलेंट। मैं उन दोनों को समझाता भी हूँ कि हाइपरवेलेंट वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होते हैं। उसमें देखिए PCl5 जो आपका ऑप्शन था वही खुद बनाया हुआ है मैंने, और SF6 भी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ देखिए हाइपोवेलेंट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें देखिए ये BeCl2 बनाया हुआ है, और यहाँ पे BCl3 बनाया हुआ है। ऑप्शन में AlCl3 है मान लिया, लेकिन बोरोन के नीचे ही तो एल्यूमिनियम होता है। जैसा BCl3 होगा बेटा, वैसा ही क्या होगा, AlCl3 होगा। तो ये मान के चलिए पूरा एज इट। देखो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बना है कि विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट। यहाँ पर SnCl4 दिख रहा है जो इसका आंसर है। यहाँ पर Sn की जगह, Sn कौन सी फैमिली का होता है, कार्बन फैमिली का। आप समझियो यहाँ पे कार्बन लगा लो, कार्बन CCl4 कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। उसका ऑक्टेट रूल जो है वो ऑक्टेट रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये बिल्कुल, है ना, सब कुछ एक जैसा, आपको जैसा कुछ पढ़ाया है उससे मिलते जुलते ही सवाल आए हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। पूछा है N2 का, है ना, N2 का एनर्जी ऑर्डर पूछा है। अब आप देखो खुद, N2 का एनर्जी एनर्जी ऑर्डर, कोई भी टीचर जब भी MOT पढ़ाएगा ना, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर MOT जब पढ़ाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो पढ़ाएगा, वो एक बात जरूर बताएगा कि N2 का कॉन्फ़िगरेशन एंड O2 का कॉन्फ़िगरेशन तो वो जरूर बताएगा। ठीक है, हालांकि इससे बहुत ऊपर की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी टीचर डिस्कस करते हैं, बट इन्होंने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है कि दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस चलते हैं, और मैंने बताया था कि एक एक होता है 2-1-2-1, है ना, एक होता है 1-2-2-1। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बियॉन्ड N2 का है ना, ये क्या है आपका बियॉन्ड N2 का है। और अप टू N2 का कौन सा हो जाएगा, इसकी जगह पे ये मेरे ख्याल से मैंने जल्दबाजी में 1-2-2-1 ले लिया, ये O2 वाला ले लिया, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। और N2 वाला भी करवा रखा है, N2 वाला भी करवा रखा है। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये जल्दबाजी में शायद स्लाइड जो है वो इसके बाद जो स्लाइड थी वो लेनी थी। कोई बात नहीं, इतना भरोसा तुमको हम पर है कि वो भी करवाया ही होगा, अगर O2 का करवाया है तो, है ना। ये जल्दबाजी में स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं उसको इस वीडियो को मैं काट के दूसरा बनाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भरोसा है तुमको। N2 वाला भी करवा रखा है, अपने नोट्स में देख लेना। O2 का भी करवा रखा है। O2 होता है O2 के लिए होता है 12-21, 1-2-2-1, एंड N2 के लिए होता है 2-1-2-1, 21-21। ठीक है भाई।
चलिए अब है देखो, स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन हाइड्रेशन एनर्जी है। ठीक है, और ये बात मैंने कहाँ समझाई, देखो एक तो करवाया हुआ है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ना, वो करवाया हुआ है। दूसरा करवाया हुआ है, पूरा पूरा साफ साफ लिखवाया हुआ है कि इन एक्वस मीडियम, देखो क्या लिखा हुआ है, इन एक्वस मीडियम कॉपर जो होता है Cu+ जो होता है एक्वस मीडियम में, 2 Cu+ जो होते हैं, है ना, Cu+ जो होते हैं ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं। मतलब एक हो जाता है Cu और दूसरा हो जाता है Cu2+, है ना, डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो तो +2 बन जाएगा और ये जो खाएगा वो 0 में चला जाएगा, डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। ये देखो बता रखा है कि स्टेबिलिटी एक्वस मीडियम में Cu+ से ज्यादा स्टेबल Cu2+ होता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। रीजन भी लिखा हुआ है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है उसका भी रीजन लिखा हुआ है नीचे, ड्यू टू हायर चार्ज। ये आपके नोट्स का ही पार्ट है, आपको पता है कि इन एक्वस मीडियम क्यूप्रिक आयन इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रस आयन ड्यू टू द हाई चार्ज डेंसिटी। ये +2 हो जाता है बेटा, और +2 की वजह से इसका हाइड्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये करवा रखा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट जहां मैं पी ब्लॉक में बताता हूं, वो देखिए आपको मैंने एक तो एनसीईआरटी का कटआउट ये उस दिन था ही, आपको पता ही है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट TlI3, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि TlI3 यानी कि थेलियम +3 में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, थेलियम +3 में एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि थेलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंट होती है। आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन समझाया हुआ है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। बताया हुआ है कि टॉप टू बॉटम जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, यही रीजन है। ये देखो ग्रुप 13 की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया हुआ है, वहीं पर ग्रुप 13 की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जो +3 है उसकी स्टेबिलिटी को घटाया हुआ है। तो थेलियम का जो +1 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको मैंने बता रखा है, और उसी बेसिस पे आपको आंसर भी देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आंसर उसी हिसाब से देना है। ये देखिए हाइड्रोजन का सवाल, सारे ऑप्शंस तो हो सकता हो नोट्स में से मैच ना करें, है ना, ठीक है, बोलने वाली बात है, जो पढ़ाया वही आया, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक एक शब्द जो है वो मेरे नोट्स से आया है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आसपास की चीज होती है, सिखाई जाती है। अल्टीमेटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, और पूरे साल, है ना, मैंने तो एटलीस्ट मैंने तो आप किसी को भी एनसीईआरटी से दूर नहीं किया है। मैंने कसमें दिला दिला के बोला था कि एनसीईआरटी खरीद लो भैया, हाइड्रोजन की एनसीईआरटी पढ़ लेना, एस ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ लेना, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ लेना। एटलीस्ट ये 3-4 चैप्टर्स तो मैंने बताए थे। डी एंड एफ ब्लॉक का भी बोला था कि एनसीईआरटी अगर पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, नहीं तो कम से कम नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। और नोट्स के बेसिस पे भी डी एंड एफ ब्लॉक के सवाल तो हो ही जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, देखते जाना ये स्टेटमेंट। हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, और हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल। अब आप देखो इसका लाइव प्रूफ ये रहा, यूज ऑफ हाइड्रोजन आपकी स्लाइड में है, और आप उसकी स्लाइड में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखो वनस्पति फैट का मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, ये रहा आपका, वो बताया हुआ है मैंने पूरा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड वाला पॉइंट भी ये रहा आपका, ये भी पॉइंट भी रहा। और वो जो रिएक्शन है देखो, D2O इज केमिकली सिमिलर टू H2O, बट D2O रिएक्ट्स मोर स्लोली देन H2O। साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि भैया D2O है तो H2O के जैसा ही केमिकली, लेकिन D2O फिर भी क्या करेगा, धीमे धीमे रिएक्शन करता है। यही कारण है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में आप बहुत सी जगह पर ऑर्गेनिक की रिएक्शन देखते हो, सेम रिएक्शंस को वो 2 बार करवाते हैं, एक बार H2O लेते हैं, एक बार D2O लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि वो रिएक्शन की स्टडी कर सके, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी कर सके। आप पढ़ते भी हो ऑर्गेनिक में, है ना, कि वो एक बार OH और एक बार OD, फिर OD बॉन्ड नहीं टूटता है, रिएक्शन स्लो हो जाती है D2O लेने पर, ये सब आप पढ़ते हो ना, ये सब सिखा रखा है यहाँ पे। और देखो यहाँ पर मैंने H2O और D2O का कंपैरिजन भी बताया था कि सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है जो H2O का ज्यादा होता है, अदरवाइज सबकी सब फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल कॉन्स्टेंट जो है वो D2O के ही ज्यादा होते हैं। क्लियर है भाई? तो इस बेसिस पे आप ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, है ना। जो ये बहुत ट्रिक से हो रहा था, बिकॉज ये जो ऊपर वाले 3 स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं, है ना, ऊपर वाले 3 स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। हमको नॉट करेक्ट पूछा था, यानी ऑप्शन में हमारे पास A, B और जो क्या बोलते हैं
सी नहीं होना चाहिए, ए बी सी नहीं होना चाहिए। ये ए बी सी है, काट दो, ये बी इसमें आ गया, काट दो, ये बी और सी इसमें आ गया, काट दो, बचा ये एक डी और ई। सीधा जुगाड़ से हो रहा है ना। इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भैया, है ना। नीट दे रहे हो, ये देखो, इसको देखना आप, नोट्स में से सारे ऑप्शंस देख लेना, है ना। कैसे हैं कि मैंने कहाँ करवाए हैं वो सुनो। मैंने करवाए हैं, मैंने लिखवाए हैं इनके आईयूपीएससी नाम। मैंने क्या लिखवाए हैं? आईयूपीएससी नाम। जब मैंने आईयूपीएससी नाम लिखवाए तो इन्होंने आईयूपीएससी नाम लिखे हुए ऑप्शन दे दिए। अब नाम पढ़ के इतना तो पता लग ही जाता है कि उसमें लिगेंड्स कितने हैं। अब देखो, आप बोलोगे कहाँ, ये रहे देखो, आईयूपीएससी वाले में जाकर देखना, आईयूपीएससी नाम वाले में ये सारे ऑप्शन ये रहे। देखो बताओ, पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, ये रहा एक ऑप्शन, ये रहा एक ऑप्शन, ठीक है, ये एक ऑप्शन ये रहा। और बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें, है ना, ये वाला देखो, ये रहा, ये वाला एक ऑप्शन या दो ऑप्शन, ठीक है, और तीन ऑप्शन, और ये चौथा ऑप्शन। चार ऑप्शन है, चार ही ऑप्शन होते हैं सवाल में, चारों ऑप्शन ये रहे, नोट्स में से है पूरा। हाँ, यहाँ पे कह सकता हूँ एक एक शब्द नोट्स में से है, और इनको देखकर ये तो पता लिख रखा, ये नाम लिखाना सिखवाया है, ऑप्शन ही वही है, ठीक है भाई, ऑप्शन ही वही है, ये रहे आपके चारों ऑप्शन, देखो वही सेम है, ठीक है भाई। चले आगे, अगला कौन सा है? द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू लार्जेस्ट आयन। कॉन्सेप्ट तो बता दिया था पेपर डिस्कशन के टाइम पे कि हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को ध्यान में रखते हुए देखना है। अब देखो, ये भी देख लो कि कहाँ बता रखा है, पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में जाकर देखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की साइज में बता रखा है, ये साइज का पूरा ऑर्डर लिखवा रखा है। हमको तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 तक ही पूछा है, मैंने वहां पर भी बता रखा है आगे तक की, ठीक है भाई। क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ बता रखा है, ठीक है भाई। चले आगे, ये देखो, हमने वीक फोर्सेस पढ़े हैं कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में। अब जिसको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ही जो है वो वीक फोर्स नहीं होता है, बाकी सारे वीक फोर्स जो होते हैं वो बेसिकली इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन होते हैं। सोचो, जो शब्द आपको दिया है ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स लिखा हुआ है, अब जरा इसकी तरफ भी देख लो, क्या लिखा हुआ है? ये डाइपोल बेस्ड फोर्स। और हाइड्रोजन में जाकर चेक करना अपने नोट्स में, हाइड्रोजन में कि मैंने हाइड्रोजन के लिए भी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल टाइप का ही फोर्स होता है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि डाइपोल फोर्सेस आर बेसिकली इंटर पार्टिकल फोर्सेस। देख लो, आपको शब्द भी मिल गया इंटर पार्टिकल, यानी ये जितने हैं ये सब इंटर पार्टिकल्स हैं। और इनके अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो भी हमने पढ़ा है, वो भी इंटर पार्टिकल ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक स्पेशल केस है या सुपरलेटिव फॉर्म है किसकी? डाइपोल डाइपोल की। बढ़िया वाला डाइपोल डाइपोल होता है, उसको हम अलग कर देते हैं साइड में कि यार तू क्रीम है डाइपोल डाइपोल की, तू साइड में हो जा, है ना, तेरे को हम आज से हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो ये देखो सारे, ठीक है भाई, है ना। आसान आसान सवाल थे बेटा, आसान आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, रुक के सवाल करना था, है ना, उड़ाना नहीं था बस। ये देखो क्या दिए हुए हैं, कार्बन के, इसको बोलते हैं कार्बन का एमोर्फस एलोट्रोप, और कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप 3 ये हैं, है ना। कोक पाउडर मेटलर्जी में इतना पढ़ा, क्या होता है वो? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पता है सबको। बाकी रही बात डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट के बारे में, ये देखो, ये रहा डायमंड, डायमंड के साफ साफ लिखा हुआ है, डायमंड के कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, यहाँ कहीं होगा देखिए, कैन वर्क एज ड्राई लुब्रिकेंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये फुलरेन आपको पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा साफ साफ, है ना। तो सारे जो मैच मैट्रिक्स में जो ऑप्शंस बनाए हुए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ये देखो, इस सवाल का अपना मजा है, इन्होंने क्या किया पता है? इस सवाल में पूछा क्या, इस बार क्या पूछा, इस बार पूछ लिया कि कौन लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और यही सवाल AIPMT प्री 2011 में आया था, यही सवाल, मतलब ऐसा ही सवाल आया था, और वहां पूछा था लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। ऑप्शन भी सेम है, ऑप्शंस भी अलग नहीं है, सेम ऑप्शंस हैं। यहां पूछ रहा है कि सबसे कम लुईस बेस कौन है, और इस बार पूछा कि सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है, तो जो इसका आंसर होगा BF3 वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये देखो यहाँ आ गया, और ये सवाल मैंने करवा रखा है PYQs करवाते टाइम पे, ये लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग का 15वां लेक्चर है ना, और यकीन का बैच है, वो तो आपको फॉर्मेट से दिख ही रहा होगा। फिर उससे पहले अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने लुईस एसिड लुईस बेस
होते क्या है नहीं बताया हो तो देख लो बेटा, बताया है इलेक्ट्रॉन डोनर लुईस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुईस एसिड होते हैं। कहाँ बताया सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते टाइम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाते टाइम। कौन सा नंबर का लेक्चर होगा? मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा लेक्चर होता है केमिकल बॉन्डिंग का, जहां पर ये चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। क्लियर है भाई? आइए आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक, जब भी एस ब्लॉक पढ़ाया एक बात चीख चीख के बोली कि बेटा जाकर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जरूर पढ़ना, क्योंकि वो बातें मेरे समझ नहीं आती है ना, क्योंकि आप तो बायो के हो, है ना, आप तो बायो पढ़ते हो, तो इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ना वो सब आपको पता होता है। और वो एक पैराग्राफ मैं आपके इंटरेस्ट के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूं कि यार ये पैराग्राफ जो है वो आप होमवर्क के तौर पे खुद कर लेना। ये देखो ये वाला पैराग्राफ है ना, ईमानदारी की बात है, मैं ये बोलता हूं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ के जाना, क्योंकि वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो उनको मजा आता है कि केमिस्ट्री में जब बायो की बात आती है तो वो सवाल जरूर पूछते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि इसमें से ये नीट में लगातार दूसरी बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऐसी चीज केमिस्ट्री में जो थोड़ी बहुत बायो से रिलेट करती हो, है ना, बायो से मिलती जुलती हो, उसको छोड़ के ना जाए कभी भी। तो ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है जिसके लिए मैं बोलता हूं कि जाके पढ़ना। ठीक है, जाके पढ़ना भैया, ये पढ़ लेना, क्योंकि किसकी डेली डोज कितनी है, क्या है, ये सब चीजें जो हैं वो, मतलब एक तो होता है कि मैं बोल के लिखवा दूं अपने नोट्स में, और एक बोलता हूं कि एनसीईआरटी में जाके पढ़ लेना। तो ये भी वहीं से आया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में बात नहीं की, बात की हुई है। नेक्स्ट है कि लिक्विड अमोनिया, सोडियम की लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन वाला सवाल है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये रहा लाइव सबूत। रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया कह रहा है डीप ब्लू कलर होता है, लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक होता है, लिखा हुआ है। फिर एक दो कंडीशन बताता हूं, जिसमें पहली कंडीशन यही है कि अगर इनको रात भर के लिए छोड़ दें तो अमोनिया से H प्लस रिलीज हो जाता है, अमोनिया से H प्लस रिलीज होने के बाद बन जाता है मेटल अमाइड, क्योंकि H प्लस रिलीज होने के बाद वो पीछे बचता है NH2 माइनस, और NH2 माइनस और M प्लस होता है, वो मेटल अमाइड बन जाता है। जब मेटल अमाइड बनता है तो उसका कलर गायब हो जाता है और वो डायामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि H2 गैस निकल जाती है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कलर कहां से आएगा? यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इसी सॉल्यूशन को रात भर के लिए छोड़ दो तो कलर गायब हो जाएगा। ये चीज सिखाई हुई है बहुत अच्छे से। आगे चले भाई। परोक्सो, जिसको नाम से सारी चीजें बताऊंगा, परोक्सो वाले से ये इसके सॉल्यूशन वगैरह तो मैंने बता ही रखे हैं। आंसर इसका 3 है, आप डिस्कशन पेपर डिस्कशन में जाकर देख सकते हैं कि इसका आंसर 3 क्यों है। यहाँ मैं वो चीजें बताने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं बताने आया हूँ कि आपके नोट्स में वो चीज कहाँ थी। तो देखो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पर ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको देख के आप बता सकते हो कि एक एस डबल बॉन्ड ओ है और दो एस ओ एच बॉन्ड है। क्लियर हो गया? फिर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप बोल सकते हो कि दो एस डबल बॉन्ड ओ है और दो एस ओ एच बॉन्ड है। फिर आप पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बोल सकते हो कि एस डबल बॉन्ड ओ कितने हैं? 4, और एसओएस बॉन्ड कितना है? 1, और एसओएच बॉन्ड कितने हैं? 2। ये रहा पायरो एसओएस लिंकेज। फिर आप ये भी बता सकते हो कि परोक्सो में क्या है। परोक्सो में ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा परोक्सो। एस डबल बॉन्ड ओ कितने हैं? 4, एसओएच बॉन्ड कितने हैं? 2, और ये एसओओएस लिंकेज कितना है? 1। इन चीजों को सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे जुगाड़ भी बताता हूँ कि जब X2O5 हो, X2O6 हो, X2O7 हो, X2O8 हो, ये बहुत छोटा हो सकता हो आपको नहीं दिख रहा हो, है ना, बहुत दिक्कत हो रही हो देखने में, कोई बात नहीं, आपके पास इनके नोट्स पड़े हुए हैं, है ना, यहाँ से पढ़ना थोड़ी है, यहाँ से तो बता रहा हूँ कि भाई देख था आपके नोट्स में, है ना, सारी चीजें यही पे थी। यहाँ पर भी बता रखा है मैंने लिंकेज, तो वहां से वो सवाल बहुत इजीली हो रहा है बेटा। देखिए मोस्ट स्टेबल के लिए मैं एक बात जरूर बताता हूं कि जब भी ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और लिगेंड्स में ऐसा हो कि 3 ऑप्शन में आपको दिख जाए, ये जरूर बोला होगा मैंने कि 3 ऐसे ऑप्शन दिख जाए जिसमें कोई चिलेट लिगेंड नहीं हो, जो रिंग बनाता हो वैसा लिगेंड नहीं हो, और एक ऐसी जगह हो जहां पर रिंग बन रही हो, तो रिंग बनने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, और रिंग बनने की वजह से जो स्टेबिलिटी बढ़ती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज मेनली डिपेंड्स ऑन चार्ज, स्ट्रेंथ एंड चिलेशन। साफ साफ लिखा हुआ है रिंग फॉर्मेशन, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ईएन वाला ही बता रखा है, सबसे बड़ी बात है ईएन वाला ही एग्जांपल बता रखा है, ये रहा आपके सामने। मतलब ये बात आपको बताई हुई है कि चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। हालांकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अब जो है वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है ना, भगवान जाने इन्होंने सवाल फिर भी क्यों दिया, लेकिन हटा दिया गया है। हो सकता हो पेपर वेपर पहले सेट हो गया हो, मे बी, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात अब वो नहीं करते, और अपन तो फिर भी करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो सवाल था
इसमें बेसिकली आंसर तो था जो आपका सी एंड डी था, मतलब चौथा आंसर था। इस सवाल को आपको एलिमिनेशन से ही करना था, इस सवाल को भी आपको एलिमिनेशन से ही करना है। ये मैंने सिखा रखा है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो बेसिक करेक्टर नहीं एसिडिक करेक्टर बढ़ता है ऑक्साइड का। और ये भी बता रखा है कि स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ती है। अब आप देखो, ये तो आपका वो पैराग्राफ रहा, और ये मैंने कहां कहां पर चीजें बता रखी है। देखिए, एक तो मैंने इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में आपको ये पता लगाना जरूरी है कि क्रोमियम का जो +3 है वो एम्फोटेरिक होता है, यहाँ ट्रिक में पता लगता है। दूसरा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेक्टर बढ़ता है ऑक्साइड्स का, और टॉप टू बॉटम आने पर कैसा करेक्टर घटता है बढ़ता है, ये भी बता रखा है। ठीक है, और आपको जरूरत पड़ेगी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है स्कैंडियम का +2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पहला ऑप्शन यहां से समझ आ जाएगा। कॉपर +2 स्टेबल है और एग्जिस्ट ओनली इन द एक्वस मीडियम, ये बात हम पहले कोई सी सवाल में कर चुके हैं। यहां से मैंने एक चीज सिखाई थी कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होती है वो किसके बराबर होती है कि S के इलेक्ट्रॉन प्लस D में पड़े हुए अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो यहां से मैंने सिखाया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज से सिखाया हुआ है, वहां से वो आप सवाल जो है वो थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। और ये देखो, ये बता रखा है क्रोमियम के लिए बता रखा है, मैंगनीज के लिए भी बताया था, है ना, और वैसे का वैसा सेम वेनेडियम के लिए भी हो जाएगा। तो ये देखो, क्रोमियम का +2 +3 +6, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। वैसा ही यहां पर भी देख लो, है ना, कि वेनेडियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इन्होंने बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज लिख रखा है, तो ये गलत है। ठीक है भाई, और बाकी इसमें ये पैराग्राफ आपका एनसीईआरटी वाला है जहां से ये चीजें दे रखी है। आगे चलते हैं। रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900, आप देखना इस चीज को, मैं क्योंकि मुझे पता है और मैं क्लासेस में भी बोलता हूं कि ये जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, ये अच्छी किताबें कह लो या फॉरेन ऑथर की बुक्स कह लो या किसी और रेफरेंस बुक में कह लो, ये हल्का सा वेरी करता है। तो इस चीज से बचने के लिए या कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मैं खुद भी क्या करता हूं, मैं खुद भी एनसीईआरटी का डायग्राम ही लेकर आता हूं, मतलब पढ़ाने का। पहले मैं अलग कर लेता था, बट मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम दे दिया, तो वो क्या होता है कि मैं इसी से सारी रिएक्शन पढ़ा लेता हूं। तो मेरा जो तरीका है जो एनसीईआरटी से इसके डायग्राम से पढ़ाने का, वो एकदम सेट बैठ गया इस बार, और मजा आ गया, क्योंकि उन्होंने यहां से ही सवाल बनाया है, सिर्फ देखकर सवाल बनाया और बोल दिया कि 500 से 800 के बीच वाली रिएक्शन, सॉरी 900 से 1500 केल्विन, 900 टू 1500 केल्विन के बीच की रिएक्शन कौन सी नहीं है। तो यहां पर ये 3 ऑप्शन तो ये रहे आपके सामने जो हैं, तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा था जो इसकी रेंज का नहीं था, और वो आपका आंसर था, वो यहां से आपको पता चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जो कि हमने ये बता दिया कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आ रहा है। आप डेफिनेटली जो है भरोसा कर सकते हैं उससे, और हम पर करने से पहले, पीडब्ल्यू पर करने से पहले एक बात और, खुद पर करिए। ठीक है, जब आप खुद पर भरोसा करके अपनी प्रिपरेशन तैयार करोगे या शुरू करोगे, अपनी प्रिपरेशन जो है शुरू करोगे, अपनी जो अपना अपनी मंजिल के लिए जो सफ़र है वो खुद पर पहले भरोसा करके स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, तो शायद वो रास्ता छोटा लगेगा, आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। एक होता है ना कि हम में ही दम नहीं है, या हम ऐसा सोच लें कि नहीं हो सकता, उसके बाद हम किसी एक मजबूरी के सहारे कि वो कर रहा है इसलिए करना पड़ेगा, या वो कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, नहीं, वो सब चीजें नहीं। भाई खुद का मन है तो वो डेडिकेशन अंदर से आता है, और अगर वो थोपा गया है तो वो डेडिकेशन कभी भी अंदर से नहीं आएगा। तो यहां पर मैं एक बात करूंगा उन सभी बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा भी हुआ है, तो उनको भी अपने, जिनका पेपर अच्छा हो रहा है, अच्छे मार्क्स हो रहे हैं, तो उनको तो अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और जिनका मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं बेटा, तो हताश नहीं होना है, पहली चीज। क्यों? क्योंकि सफलता जो है कभी कभी समय मांगती है, किसी किसी इंसान से कम मांगती है, किसी किसी से ज्यादा मांगती है। ठीक है, तो ये तो समय समय की बात है, आपको समय थोड़ा और देना पड़ता है तो थोड़ा और देंगे। ये थोड़ी है कि हार कर बैठ जाएंगे, अगर हार के बैठ गए तो फिर उस सपने की तो नहीं सोच सकते जो हमने देखा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फिर से जोर लगा के कोशिश करके एक बार फिर से मेहनत कर सकते हैं। और पता है अच्छी बात क्या है कि आपको वो रास्ता थोड़ा थोड़ा याद है आपकी मंजिल का, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम आंखें बंद करके जाना है, अंधेरे में जाना है, कुछ नहीं, आपको चीजें पता है कि क्या क्या करना है। इस बार जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी या फिर से जब आप तैयारी करोगे तो आपको क्या नहीं करना है ये चीजें ज्यादा बेहतर पता होगी। उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा कहते हैं ना कि मुश्किलें कम आएंगी,
आसान हो जाएगा सफ़र आपके लिए। तो जिनका अच्छा हुआ है उनको तो मैंने बधाई दे ही दी, लेकिन जिनका थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं बेटा, उनको निराश नहीं होना है। हम हैं आपके साथ, पूरी पीडब्ल्यू टीम आपके साथ है, साथ खड़ी है, और बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट और बिल्कुल जो पढ़ाने का तरीका है एकदम जी जान लगा के फिर से हम लोग मेहनत करेंगे, है ना, और अपने सपने को सच करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।